हेलो बच्चों। इस वीडियो में हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल का कुछ ड्रॉबैक रह गया था। रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या था? उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हाउ व्हाई एटम्स आर स्टेबल, वो वो बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड ने। फिर उनका मॉडल एक्सेप्ट नहीं हो पाया। फिर उनको मॉडल को रेक्टिफाई करने के लिए और एक साइंटिस्ट है, नील्स बोर। देखो तुम्हारे बुक में भी है ये डायग्राम। देखो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है साइंटिस्ट नील्स बोर का। नील्स बोर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी, डेनमार्क। वहाँ पे प्रोफेसर थे। वो एटम के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च किया था, और उनको नोबेल प्राइज मिला था 1922 में फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखेंगे नील्स बोर ने क्या किया था। 1913 में जो मॉडल दिया था, वो क्या क्या रेक्टिफाई किया था उन्होंने उनके मॉडल में। अकॉर्डिंग टू बोर, electrons do not move randomly around the nucleus but follow fixed circular paths called stationary states, orbits, or cells. In each cell, an electron has a definite amount of energy, so these cells are also called energy levels. तो बोर ने क्या बोला? रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? ऐसे रैंडमली स्पाइरल पाथ में घूम रहा था, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट घूमते हैं वैसे ही। मतलब वैसे ही देखो, ये वाला डायग्राम, ये था रदरफोर्ड का मॉडल। इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहा था स्पाइरल पाथ में और एनर्जी लॉस कर रहा था। लेकिन बोर ने रेक्टिफाई करके क्या बोला? बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रैंडम पाथ में मूव नहीं करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। देखो ये डायग्राम भी वैसे ही बनाया गया है। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फिक्स्ड पाथ है, और उसी फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं? हम बोल सकते हैं स्टेशनरी स्टेट, और ऑर्बिट बोल सकते हैं, और सेल, SHELL सेल भी बोल सकते हैं। देखो इधर चार सेल दिया हुआ है न्यूक्लियस के अराउंड। एक के सेल जिसके लिए n=1, मतलब फास्ट सेल। एक दिया हुआ है एल सेल जिसके लिए n=2, मतलब सेकेंड सेल। और सेकेंड ऑर्बिट एम सेल, n=3, थर्ड ऑर्बिट और थर्ड सेल n=4, एन सेल फोर्थ सेल और फोर्थ ऑर्बिट और फोर्थ एनर्जी लेवल। सो इन ईच सेल एन इलेक्ट्रॉन हैज ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक सेल में, चाहे आप के सेल ले लो, एल सेल ले लो, एम सेल ले लो, एन सेल ले लो, हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, कुछ डेफिनेट एनर्जी होगा। इसलिए ये सब सेल को एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। इसीलिए नीचे लिखा है एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, और उसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को हम बोलेंगे क्या? स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट बोलेंगे, और एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। एंड these cells these cells are represented by the letters K, L, M, N। उसके बाद भी आ सकता है एंड बाय द नंबर्स n=1, n=1 K cell, n=2 L cell, n=3 M cell, n=4 N cell। The next point is electrons can revolve only in these allowed cells and not in between them। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ केवल उसी सेल के ऊपर ही, उसी सेल में ही रिवॉल्व करेंगे, अंदर नहीं आएंगे। इन बिटवीन दो सेल के बीच में नहीं आएंगे।
किसी भी दो सेल के बीच में, नॉट इन बिटवीन देम, तो रिवॉल्व नहीं करेंगे, बीच में नहीं आएंगे, सिर्फ उसी सेल में ही, उसी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। और while moving in a fixed cell, an electron does not lose energy, और रिवॉल्व करने के टाइम वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। यहीं पे सुधार दिया, यहीं पे करेक्शन कर दिया। रदरफोर्ड ने बोला था एनर्जी लॉस करेगा, इसलिए वो एनर्जी लॉस कर करके कोलैप्स हो जाता था न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि बोर, इसीलिए बोर ने रेक्टिफाई करके बोला जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फिक्स सेल में, वो बीच में नहीं आएगा और एनर्जी लॉस नहीं करेगा, और एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो ऐसे ही घूमता रहेगा, फिक्स सेल में घूमता रहेगा, कोलैप्स नहीं होगा और एटम स्टेबल रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बोर्स मॉडल में, इलेक्ट्रॉन को हम एक डिसिप्लिन, ऐसे जैसे क्लास में होता है ना, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट अपनी जगह में बैठा रहता है, जो टीचर बोलता है लिखता है सुनता है, जगह से नहीं हिलता, वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है बोर्स मॉडल में। इलेक्ट्रॉन को हम एक डिसिप्लिन स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फास्ट एनर्जी लेवल कौन सा है? के सेल n इक्वल टू 1 फास्ट एनर्जी लेवल। द फास्ट एनर्जी लेवल k, that is n equal to 1, this one is the closest to the nucleus and has the least energy। obviously बोल सकते हैं न्यूक्लियस के सबसे नजदीक, सबसे पास वाला सेल कौन सा है? के सेल। और जो न्यूक्लियस के नजदीक होता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, और जितना हम न्यूक्लियस के दूर जाते जाएंगे, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाते जाएंगे, के बाद एल, फिर एम, फिर एन, उतना एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होता जाएगा। सो जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला, सबसे नजदीक के सेल है, जिसके लिए n इक्वल टू 1, ये क्लोजेस्ट है और हैज द लीस्ट एनर्जी। एंड द एनर्जी ऑफ दीज लेवल्स इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उतना एनर्जी बढ़ता जाएगा। के सेल से एल सेल का एनर्जी ज्यादा, एल सेल से एम सेल का एनर्जी ज्यादा, एम सेल से एन सेल का एनर्जी ज्यादा। द फार्दर अवे ए सेल इज फ्रॉम द न्यूक्लियस, द हायर इज इट्स एनर्जी। जो सेल जितना दूर होगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा। देखो, सबसे, अगर के सेल, के एल एम एन में से हम कंपेयर करेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? एन सेल का है, एन इक्वल टू 4। समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू अनदर सेल बाय ऑब्जर्विंग और रिलीजिंग a fixed amount of energy equal to the difference between the energies of the two levels। एक इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल कब जा सकता है? जब, दो केस में जा सकता है, जब आइदर वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, नहीं तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। और कितना एनर्जी ऑब्जर्व या रिलीज करेगा? जितना एनर्जी दो सेल या दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस होगा। सपोज एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज इलेक्ट्रॉन के सेल से एल सेल, के सेल से एल सेल में जंप करेगा। कैसे करेगा? के सेल और एल सेल के अंदर जितना एनर्जी डिफरेंस होगा, अगर उतनी एनर्जी के सेल ऑब्जर्व कर लेगा तो वो के सेल से एल सेल चला जाएगा, जंप कर लेगा। वैसे ही अगर हम देखेंगे एल सेल और एम सेल, एम सेल और एल सेल में जितना एनर्जी डिफरेंस है ये दोनों एनर्जी लेवल में, एम और एन में, एम और एल में, अगर उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देगा। सपोज एक इलेक्ट्रॉन एम सेल में है और जितनी एनर्जी डिफरेंस है एम और एल में, उतनी एनर्जी रिलीज कर दिया इलेक्ट्रॉन एम सेल से, तो वो क्या करेगा? एम सेल से एल सेल में चला आएगा, जंप कर लेगा। तो वही लिखा है, जितना एनर्जी डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल के बीच में,
अगर उतनी एनर्जी वो ऑब्जर्व करे या रिलीज करे। अगर ऑब्जर्व करेगा तो नीचे से ऊपर सेल जाएगा, नीचे से ऊपर जंप करेगा। अगर रिलीज करेगा तो ऊपर सेल से नीचे सेल तक जंप करेगा। तो वही पॉइंट है। तो समझ में आया? An electron can move to another cell from one cell to another cell by absorbing or releasing a fixed amount of energy equal to the difference between the energies of the two levels. इसके बाद लास्ट पॉइंट, each cell can hold only a certain number of electrons. हर सेल कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मतलब अगर अगर हम एक सेल को एक बस के साथ कंपेयर करेंगे, एक बस में कुछ लिमिटेड सीट होते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर बैठ सकते हैं। ठीक वैसे ही एक सेल में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है हर सेल के लिए, के सेल के लिए, एल सेल के लिए, एम सेल के लिए, एन सेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है। और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है 2n²। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक सेल में रह सकता है, उसका फॉर्मूला है क्या? 2n²। हम देखेंगे के सेल के लिए, तो के सेल के लिए n = 1। तो अगर 2n² फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 × 1² दैट इज इक्वल टू 2। सो के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इन ए सिमिलर वे एल सेल में n = 2, और अगर 2n² फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो 2 × 2², 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो एल सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वैसे ही एम सेल के लिए n = 3, क्योंकि ये थर्ड एनर्जी लेवल है। यहाँ पे अगर हम 2n² फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 × 3² दैट इज इक्वल टू 2 × 9 = 18। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम एम सेल में। और एन सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एन सेल के लिए n = 4, अगर 2n² फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 × 4² दैट इज इक्वल टू 2 × 16, एंड 2 × 16 = 32। तो एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हर सेल में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए मैंने कंपेयर किया बस के साथ। एक बस में कुछ लिमिटेड फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट होता है, तो फिक्स्ड नंबर ऑफ पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो अगर हर सेल को अगर एक बस के साथ कंपेयर करेंगे, और बस के अंदर जो सीट होता है उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करेंगे, वैसे ही हर सेल में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आया तो ये सेल मना कर देगा, नहीं और वैकेंसी नहीं है, और सीट नहीं है, नहीं बैठ सकते भाई। तो ये था आखिरी वाला पॉइंट। तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल ने बहुत हद तक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, एटम के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दिया। ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है बोर्स एटॉमिक मॉडल। उनका भी बाद में कुछ ना कुछ लिमिटेशन नजर आया बोर्स के एटॉमिक मॉडल में। फिर बोर्स मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आज तक चलता आ रहा है, उसको तुम हायर क्लास में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट क्लास में आज हम पढ़े बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स।